यूक्रेन के एक बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया डेनवर में माइकोला अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नात्सिया के साथ रहता है। दोनों इस एरिया में पहले हैं जिन्होंने शहर की किचकिच भरी जिंदगी छोड़कर प्रकृति की गोद में रहने का फैसला किया। नात्सिया एक आर्टिस्ट है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग पसंद है। वह माइकोला के लिए एक लकड़ी की परी भी बनाती है जो कि उसके लिए एक ताबीज का काम करेगी। माइकोला एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इकोलॉजिस्ट है जो कि एक लोकल स्कूल में टीचर है जहाँ वह अपनी साइकिल से जाता है। उनके घर के बाहर एक शांति चिन्ह है जिसका नाम है पा ऑफ व्हाइट रेवन, जो कि एक रेवन की प्राचीन कथा को दर्शाता है जो लोगों के लिए दया महसूस करता है और उन्हें ताजा पानी और भोजन लाता है। इन सब कामों में वह अपना पंख खो देता है। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी के कारण दुनिया में क्या चल रहा है इन कपल को तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक कि माइकोला अपने स्कूल में नहीं जाता और ब्रेक के दौरान कुछ मिनट टीवी देखता है जहां उसको पता चलता है कि यूक्रेन के कैपिटल सिटी में प्रदर्शनकारियों की हत्या हो गई है और रूस ने यूक्रेन पर शायद अटैक कर दिया है। क्लास के दौरान माइकोला को एक स्टूडेंट जिसका नाम इवान होता है वह बहुत परेशान करता है। इवान सोचता है कि उसका टीचर बहुत अजीब सा है, इसलिए वह चाहता है कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन माइकोला ने उस पर कभी गुस्सा नहीं किया क्योंकि वह शांतिवाद में विश्वास करता है और युवाओं के दिमाग का मार्गदर्शन करने पर काम करता है। एक सुबह अपने काम पर जाते समय माइकोला ने कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे देखा, लेकिन वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जब वह आखिरकार स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल को खाली देखकर चौंक जाता है और टीवी पर चर्चा चल रही होती है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया। पहले से देखे गए सैनिकों को याद करते हुए माइकोला अपनी वाइफ की चिंता करता है और अपने घर को वापस चल देता है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। रूसी सैनिक वहां नात्सिया की पिटाई कर रहे होते हैं और जब वह उसका बचाव करने की कोशिश करता है तो वे माइकोला को भी पकड़ लेते हैं। सैनिकों ने पहले यह सुनिश्चित किया कि वे जासूस नहीं हैं, उसके बाद उनके घर के अंदर आग लगाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब नात्सिया उन पर पत्थर फेंककर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो सैनिक जाने से पहले नात्सिया को गोली मार देते हैं। पूरे तरीके से तबाह हुआ माइकोला अपनी वाइफ के शव से चिपककर अपने घर को जलते हुए देखता है। घंटों बाद यूक्रेनी सेना के 2 सैनिक माइकोला को ढूंढते हैं और यह जांच करने के बाद कि वह निर्दोष नागरिक है वे उसे नात्सिया के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। फिर वे माइकोला को अपने साथ आर्मी बेस पर ले जाते हैं। हालांकि माइकोला जाने से पहले अपनी वाइफ की आखिरी याद के रूप में लकड़ी की परी को अपने साथ ले जाता है। आर्मी बेस के ऑफिसर किसी अजनबी के अचानक आ जाने से खुश नहीं है क्योंकि वह एक जासूस हो सकता है, लेकिन माइकोला ने यह कहकर खुद को जल्दी से साबित कर दिया कि वह सेना में शामिल होना चाहता है और रूसियों को उनके देश से बाहर खदेड़ना चाहता है। इसके बाद माइकोला को एक भारी ट्रेनिंग कोर्स में भेजा जाता है जहां उसे अपने शरीर को थका देना और हथियारों का यूज करना सिखाया जाता है, जो वह कभी शांतिवादी का पुजारी होने के कारण पहले कभी नहीं किया था। हथियारों को डिसेंबल और फिर असेंबल करना उसके लिए बहुत कठिन काम होता है और जब वो कहता है कि उसका कोड नेम रेवन होगा, जिसे सुनकर उसके कलीग और ऑफिसर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पर भी माइकोला अपने आप को नीचे नहीं जाने देता और ट्रेनिंग और हार्ड करने लगता है। इसके साथ ही हथियार के अभ्यास के साथ भी वो लगे रहता है और लकड़ी की परी को हमेशा अपने पास रखता है ताकि वह अपने गोल को कभी भूले ना कि अपनी वाइफ के मौत का बदला लेना है। कुछ हफ्ते बाद इन सबको पता चलता है कि मोर्चे पर पर्याप्त स्नाइपर नहीं है और सेना इस काम के लिए स्वयं सेवकों की तलाश कर रही होती है। उनमें से बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन माइकोला तुरंत स्वयं सेवक बनने को तैयार हो जाता है। अब लोग उसके ऊपर और हंसने लगते हैं, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। माइकोला खुद को साबित करने के लिए कि वह 20 सेकंड के भीतर आंख पर पट्टी बांधकर AK-47 को डिसेंबल और असेंबल कर सकता है और वो करना शुरू करता है, जिसे देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और लोग उसे रेवन नाम से पुकारते हैं जैसा कि वो पहले चाहता था। अब क्योंकि वो पहले एक फिजिक्स टीचर था तो स्नाइपर ट्रेनिंग के थ्योरेटिकल सेशन में माइकोला इंस्ट्रक्टर से पहले ही कैलकुलेशन कर लेता है। अपने शिकार के समय वह बिल्कुल गिद्ध जैसा ध्यान लगाता है, चाहे उसके बगल में इंस्ट्रक्टर ने चेक करने के लिए गोली ही क्यों न चला दी हो। दुर्भाग्य से जब रियल शूटिंग की बात आती है तो वह अच्छा नहीं कर पाता है क्योंकि किसी कारण से उन्होंने उसे हर किसी से अलग हथियार दिया था। वो भी उस तरह का हथियार होता है जो रियल बैटल स्नाइपर से बिल्कुल अलग होता है। अब जब माइकोला इस चीज पर ध्यान देता है तो उसे इससे निपटने के लिए
लिए कहा जाता है। एक बार फिर माइकोला ने हार मानने से इनकार कर दिया और यह साबित करने का प्लान बनाता है कि वह इसके साथ क्या कर सकता है। रात के दौरान अंतिम स्नाइपर ट्रेनिंग होती है और इन सबको इंस्ट्रक्टर के फ्लेयर गन के साथ टारगेट को हिट करना होता है। हालांकि माइकोला अभी तक शूट नहीं करता है, वह दूरी की गणना करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है और एक बार एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद वह पूरे अंधेरे में शूट करता है और बिल्कुल टारगेट के बीच में हिट करता है। यह कुछ ऐसा होता है जो कोई और नहीं कर पाया। यह कमाल माइकोला को हाईएस्ट स्कोर के साथ फर्स्ट क्लास यूनिट के ओहदे पर लाकर खड़ा कर देता है। अपने पहले मिशन के लिए माइकोला और उसके साथी स्नाइपर को रूसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट आजाद कराने का टारगेट दिया जाता है। टीम बिना किसी प्रॉब्लम के सफलतापूर्वक एरिया में घुस जाती है और हर एक स्नाइपर को एक टारगेट सौंपा जाता है। लेकिन जब वे शूट करने वाले होते हैं, एक सिविलियन कार चौकी के पास आ रही होती है, तो इसके लिए उन्हें प्लान को रोकना पड़ता है। रूसी सैनिकों ने एक कपल को बाहर आने और उनसे पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। जब उन्होंने कपल को छोड़ा तो उन्हें पासपोर्ट वापस देने से मना कर दिया। अब आदमी अपना पासपोर्ट मांगने लगता है तो रूसी सैनिक उन्हें पीटने लगते हैं। माइकोला की टीम इस पर ध्यान देते हैं और तुरंत एक ही झटके में स्किल्ड स्नाइपर के दम पर रूसी सैनिकों को मार डालते हैं, जिसमें एक लड़का भी शामिल था जो सिविलियन महिला को बंधक बनाने की कोशिश करता है। एक बार मिशन खत्म हो जाने के बाद टीम चेक पॉइंट पर कंट्रोल वापस लेने के लिए यूक्रेनी झंडा लटकाती है। अब जब वे आर्मी बेस पर लौटते हैं तो माइकोला सुनता है कि उसके साथी लोग एक अलग मिशन पर चले गए हैं, इसलिए वह रेस्ट के इस पल का उपयोग उस स्कूल में जाने के लिए करता है जहां वह पढ़ाया करता था। धूल भरी क्लास की उजाड़ दृष्टि से खुद को गहराई से देखता है। अगले दिन दूसरी टीम वापस आती है। माइकोला को सबसे झकझोर देने वाला समाचार मिलता है कि उसका एक दोस्त दुश्मन स्नाइपर के हाथों मारा गया है। यह घटना उन कारणों की सूची में एक अध्याय और जोड़ता है कि माइकोला बदला क्यों लेना चाहता है। अगले मिशन के लिए माइकोला की टीम अपने दुश्मनों के लिए ढेर सारे एक्सप्लोजन को पत्तियों से ढककर और घास में छिपकर अपने दुश्मनों का इंतजार करने लगते हैं। जब रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं, जैसे कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था, माइकोला शूट करने में हिचकिचाता है क्योंकि वह कुछ ऐसा देखता है जिस पर वह विश्वास नहीं करता। इवान रूसी सेना में शामिल हो गया है और अपने बाकी दुश्मन साथियों के साथ इसी तरफ आ रहा होता है। अब जब कप्तान उसे गोली मारने का आदेश देता है तो वह उससे बाहर निकल जाता है कि इवान उसका स्टूडेंट था और माइकोला डेटोनेटर पर शूट कर देता है, जिससे इवान सहित सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। बाद में एक ब्रेक के दौरान माइकोला और कप्तान अपने घर की यादों के बारे में बातें करते हैं। कैप्टन अपने साथ अपने परिवार की एक तस्वीर रखता है और बताता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ एक समझौता है कि वह उसकी बेटियों को उसके इस जॉब के बारे में कभी नहीं बताएगा। इसके बजाय वो उन्हें बताएगा कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। बदले में माइकोला उसे लकड़ी की परी दिखाता है और बताता है उसके परिवार का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी सेना सीमा को खाइयों से सुरक्षित करती है, इसलिए स्नाइपर टीम रूसी सेना का वेट करने की स्थिति में आ जाती है जो इस एरिया पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लकड़ी की परी को हर समय अपने साथ रखते हुए माइकोला अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अपना दिमागी संतुलन खो देता है जब वह नोटिस करता है कि आने वाले रूसी सैनिकों के बीच वह उस आदमी को देख सकता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। बदला लेने के लिए बेताब माइकोला गोली मारने की अनुमति मांगता रहता है और कैप्टन हर बार उसे मना कर देता है क्योंकि दुश्मन अभी तक सही पोजीशन में नहीं है। आखिरकार माइकोला इंतजार करते करते थक जाता है और तुरंत ही गोली सैनिक को मार देता है। इससे दुश्मन सेना के स्नाइपर को वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज कर देता है, जो तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं और कैप्टन को मार डालते हैं। जैसे ही रूसियों ने उन पर गोली चलाना शुरू किया, माइकोला ने हर गोली और बम को चकमा देते हुए कप्तान के शव को मैदान से घसीटते हुए अपनी जान को बचाता है। घंटों बाद जब माइकोला अंत में कैप्टन के डेड बॉडी को लेकर आर्मी बेस पर वापस आता है तो उसके सीनियर उसे बताते हैं कि उस स्नाइपर के बारे में जांच चल रही है जिसने कैप्टन को शूट किया है और जब वे अंततः उसे ढूंढ लेंगे तो वे माइकोला को उसकी अच्छे से खातिरदारी करने के लिए कॉल करेंगे। इसी बीच माइकोला कैप्टन के डेथ में अपने को ही जिम्मेदार समझकर टेंशन में होता है और अपनी गलती के लिए खुद आगे के मिशन को अकेले अंजाम देने का फैसला करता है। माइकोला की स्नाइपर स्किल अभी भी चरम पर है और वह कई रूसी सैनिकों को अपने तेज तर्रार निशाने के दम पर निपटा देता है। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है जिससे दुश्मन सेना की एक बुलेट उसे छूकर निकल जाती है और उसे थोड़ा घायल कर देती है। माइकोला ठीक होने के लिए समय निकालता है और एक गुप्त ठिकाने पर छिप जाता है और इसके साथ ही रूस के साथ निगोशिएशन के समाचार के लिए वह टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है। उसे यह पता चलता है कि सेना ने कैप्टन को
मारने वाले स्नाइपर का स्थान ढूंढ लिया है, इसलिए माइकोला को वापस आने की जरूरत है। मिशन शुरू होने से पहले जवानों को अब तक जुटाई गई सारी जानकारी बताई जाती है। यह स्नाइपर काफी घातक है। वह पहले ही 5 यूक्रेनी स्नाइपर और 3 मशीन गनर को मार चुका है और उसका नाम सैरी है। मामले को और बदतर बनाने के लिए वह अपने सभी हत्याओं को रिकॉर्ड करता है और यूक्रेनियन सेना का मनोबल गिराने के लिए सभी वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट करता है, जिसमें यूक्रेनियन आर्मी के कैप्टन का भी वीडियो शामिल था। कम से कम इन सभी रशियन स्नाइपर के इस हरकतों ने उनके ठिकाने का पता बता दिया था, और क्योंकि दुश्मन जहां छिपे थे ये क्लोरीन की फैक्ट्री होती है, इसलिए ये लोग फैक्ट्री को ब्लास्ट भी नहीं कर सकते थे। सो यूक्रेनियन सेना एक अलग प्लान बनाती है। माइकोला के अंदर घुसने और सैरी को आमने सामने लाने के लिए यूक्रेनियन स्नाइपर फैक्ट्री में नीचे सैनिकों को मारकर रास्ता साफ करेंगे। जब मिशन शुरू होता है तो सभी यूक्रेनी स्नाइपर अपनी पोजीशन में आते हैं और माइकोला के फील्ड में रेंगते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाने का इंतजार करते हैं। अब वह जो पहला सैनिक पाता है वह दूसरा आदमी है जिसने उसके घर पर हमला किया था, और अभी भी माइकोला को याद करते हुए वह कहता है कि उसे पहली बार ही माइकोला को मार देना चाहिए था। एक तेज तर्रार शॉट के साथ उसे मारने के बाद माइकोला ने अपनी साथियों को हमला करने के लिए इशारा किया। सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स रशियन स्नाइपर का एक ही समय में काम तमाम कर देते हैं। सैरी सहित केवल 2 रूसी स्नाइपर अब भी बचे हैं। बचे हुए दोनों स्नाइपर को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती, और जब वो अपने साथी सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई जवाब नहीं आता। अब जब एक स्नाइपर चेक करने के लिए जाता है तो वह सबको डेड पाता है। इतने में माइकोला मौका पाकर बिल्डिंग के और अंदर पहुंच जाता है। अब सैरी बैकअप फोर्स के लिए कॉल कर देता है और दूसरे स्नाइपर को अपने स्थान पर लौटने से पहले निगरानी रखने के लिए कहता है, जहां वह एक छोटी लकड़ी की परी को देखकर चौंक जाता है। उसी समय माइकोला बाहर आता है, सैरी को चाकू से मारने के लिए उस पर कूद जाता है, जबकि दूसरा रूसी सैनिक एक ग्रेनेड का शिकार हो जाता है जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी सैरी ने जिस बैकअप फोर्स की मांग की थी वह भी वहीं आ जाती है। इसलिए माइकोला सैरी के रेडियो का यूज कर नए सैनिकों को यह बताने के लिए कहता है कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वो भुगतने को तैयार रहे। जैसे ही रूसी ट्रक रुकता है यूक्रेनी सैनिक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही सभी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। अब जब माइकोला ने अपनी वाइफ, अपने दोस्त, अपने कैप्टन का बदला ले लिया है तो वह एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और नात्सिया की कब्र पर जाने के लिए अपने जले हुए घर वापस जाता है, जहां वह गिरे हुए क्रॉस को ठीक करता है। अफसोस की बात यह है कि माइकोला को अपने घर की बहुत याद आती है, पर वह यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें देश के लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जल्द ही वह एक और सोलो मिशन पर होता है। आगे भी वो जितना हो सके उतने रूसी सैनिकों को निपटाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।